नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। क़ौमी खुनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। भारत छोड़ो तहरीक की बरसी, लोकसभा में महात्मा गांधी और शहीदों को पेश किया गया खराज अक़ीदत। राज्यसभा में भी जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ में तीखी बहस। जया ने धनखड़ के लबो लहजे पर शदीद ज़ाहिर की नाराज़ की। अपोजिशन ने बदसलूकी का लगाया इल्ज़ाम। जया ने माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। पार्लियामेंट के अगले इजलास में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुसलमानों में तशवीश की लहर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शराब पॉलिसी मामले में दरख्वास्त से जमानत मंजूर। सच्चाई की जीत, आम आदमी पार्टी का रद्द। नीरज ने एक बार फिर बनाई तारीख, मुल्क में जश्न का माहौल। वज़ीर-ए-आज़म ने भी फ़ोन करके दी मुबारकबाद। राजनीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे को मुंबई के एक कॉलेज में तालिब इल्मों के हिजाब, नकाब, टोपी या मजहबी बैचेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले एक सर्कुलर के जरिए जारी हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस तरह के सर्कुलर जारी करने पर हैरत का इजहार किया और इसे जारी करने वाले अफसरान की सरजनिश करते हुए कई सवालात पूछे। बेंच ने कॉलेज इंतज़ामिया से ये भी पूछा कि इन्होंने आज़ादी के इतने सालों के बाद अचानक ये सर्कुलर जारी करने का फैसला क्यों किया। सर्कुलर पर उबूरी रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर 2024 को करेगी। ताहम बेंच ने वाज़े किया कि क्लासरूम्स में बुरखे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके साथ ही बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोई भी इस हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। महात्मा गांधी की तरफ से बरतानवी दौरे हुकूमत में मुल्क को आज़ाद कराने के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो तहरीक की शुरुआत अगस्त क्रांति दिवस की सालगिरह के मौके पर लोकसभा में शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुम्मे को ऐवान की कार्रवाई के दौरान जिद्दोजहद आज़ादी के लाजवाल शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इसी दिन बाबा कौम महात्मा गांधी ने पूरे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की थी। के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण देश भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिनांक 9 अगस्त 1942 को आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरे देश को एकजुट होने का आह्वान किया था और देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। इस आंदोलन में देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा, महिलाएं तथा हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर भागीदारी की तथा अन्याय तथा अत्याचार की शक्तियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति को रेखांकित किया। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उन आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। राज्यसभा में रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जब चेयरमैन धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर मुखातिब किया तो वो गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि वो एक फ़नकार हैं और एक बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती हैं। जया ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं माजरत खा हूँ लेकिन आपका लहजा मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ख्याल रहे कि चेयरमैन जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर मुखातिब कर रहे थे, जिस पर राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट कई बार एतराज़ जाहिर कर चुकी हैं। दरअसल जब राज्यसभा में बोलने की इजाज़त जया बच्चन की बारी आई तो चेयरमैन ने उनका नाम पुकारा। इस पर जया बच्चन ने कहा, मैं एक फ़नकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज तासुरात समझती हूँ, मुझे माफ़ करें लेकिन आपका जो लहजा है वो मुझे कबूल नहीं है। हम साथी हैं, आप कुर्सी पर ही क्यों ना बैठी हों। इस पर चेयरमैन ने कहा, ये ना समझें कि सिर्फ आपकी साख है, पार्लियामेंट की सीनियर रुकन की हैसियत से
आपके पास चेयरमैन की साख को कम करने का लाइसेंस नहीं है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. इस दौरान ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर ने जया बच्चन के साथ बदसलूकी की है। इस पर नाराज़ अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। इस पर चेयरमैन ने कहा कि मैं जानता हूं कि अपोजिशन सिर्फ ऐवान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। जया बच्चन ने ऐवान से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. Every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. He said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. I need an apology for saying I don't care. He has to care. जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak,
he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. सेलिब्रिटी. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए. I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का आज ऐलान किया गया. पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस कमेटी के क़याम का ऐलान किया. इस कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अरकान होंगे. पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक कमेटी से अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. Shri Kiren Rijiju to move a motion for nomination of members to the Joint Committee on Waqf Amendment Bill 2024. Sir, I rise to move the following motion, that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha, that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohandas Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesh Tala Virendra Hegde. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, the House. लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस करते हुए किरण रिजिजू ने दावा किया कि वक्फ के नए एक्ट में ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाएगी, जबकि बोहरा और आगा खानी को भी वक्फ बोर्ड में हर बराबर की नुमाइंदगी रहेगी. इस मौके पर लोकसभा में अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा बर्पा किया और वक्फ के मामले में हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए. अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है. सो गए. इसको बताइए. हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको. एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है. महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशंस है, बोहरास, आगा खानीस और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया.
अब हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हैं हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर चेक कर लेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे। ब्रोदर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया। उसको निकाल दीजिए सर। मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है। प्लीज। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आरएसएस इस बिल में तरमीम के जरिए आरएसएस मस्जिदें छीनने का मंसूबा बना रही है। इन्होंने इस बिल को आइन के आर्टिकल 14, 15 और 25 की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया। जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी। आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? 5 साल उसको रुकना चाहिए तभी जाकर, माने आप वेट करेंगे। कलेक्टर कैसे जज बनेगा? फैसला भी वही करेगा, जज भी वही करेगा। आप मिसालें दे रहे हैं। ये सुनेरी बाग की मस्जिद का अगर डॉक्यूमेंटेशन लॉ कहां से लाएंगे बताइए? देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का, इसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं आप। जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अदालत ने शराइत आयद करते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट हवाले करने और गवाहों को मुतासिर न करने की हिदायत की। अब सिसोदिया 16 माह बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के वकील ने कहा कि
3 जुलाई तक तहक़ीक़ात मुकम्मल करे। ये अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई 6-8 माह की हद से ज़्यादा है। इस ताख़ीर की वजह से निचली अदालत में मुकदमे की समाअत शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज़ाती आज़ादी की एक बुनियादी हक़ है, मुनासिब वजह के बगैर इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत को सच्चाई की जीत करार देते हुए कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें 17 माह तक जेल में रखा गया। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपये बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीज़ों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay is not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? Sir, Supreme Court has imposed several conditions on Sisodia. Can you tell me something about it? No, these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is that he has to surrender passport. Every person who gets bail these days has to surrender his passport. The second condition was to go before the IO every Monday and Thursday. That is a normal application, normal condition which can be imposed in any bail order. So that's nothing much into it. बांग्लादेश की सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी वज़ारत दाखिला ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर नज़र रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मशरक़ी कमान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कमेटी बांग्लादेश में अपने हम मनसब हुक्काम के साथ राब्ता बरकरार रखेगी ताकि वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कमेटी के सरबराह ADG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ईस्टर्न कमांड करेंगे। काबिल ज़िक्र बात है कि बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुस्तफ़ी होने और मुल्क छोड़ने के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि मुकाबले में शामिल दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा को चांदी का तमगा हासिल हुआ। मेडल लेने के बाद अपने पहले रद्दमल में नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें और मेहनत करनी है और वो करते रहेंगे। के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है। जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। अंदर थ्रो तो है पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था, आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। देश के लिए दो महत्वपूर्ण पदक लाए हैं आपने। वहाँ पे स्वर्ण लाए थे और यहाँ पर पदक का कलर बदला। भारत 4 ब्रॉन्ज जीता था, पदक का रंग बदला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आज। नहीं बिल्कुल, देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे। टीम के साथ बैठ के बात करेंगे और
अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। दरियासना नीरज चोपड़ा की वालदा सरोज देवी और अरशद नदीम की वालदा रजिया परवीन ने अपने बयान से सबके दिल जीत लिए हैं। सरोज देवी ने अरशद को भी अपना बेटा करार दिया। वहीं रजिया परवीन ने कहा कि वो नीरज चोपड़ा के लिए भी दुआ गो हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने रिकॉर्ड 92.97 मीटर की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा ने 79.45 मीटर की थ्रो के साथ दूसरा मुकाम हासिल किया। कनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88 मीटर की थ्रो के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका है, वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों है बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी फेवरेट जरूर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन पर नीरज चोपड़ा से बात की और मुल्क के लिए सिल्वर मेडल हासिल करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं लिया, मगर इन्होंने अपनी पूरी मेहनत की और मुल्क का नाम रोशन किया। नीरज ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क के नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ मुसलसल जिद्दोजहद जारी करते रहेंगे। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर यह है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेले होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा बोल का, उन्होंने भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है। जुड़े रहते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। भारत छोड़ो तहरीक की वर्जी, लोकसभा में महात्मा गांधी और शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। राज्यसभा में भी जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ में तीखी बहस। जया ने धनखड़ के लबो लहजे पर शदीद ज़ार की नाराजगी। अपोजिशन ने बदसलूकी का लगाया इल्जाम। जया ने माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। पार्लियामेंट के अगले इजलास में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुसलमानों में तशवीश की लहर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शराब पॉलिसी मामले में दरख्वास्त से जमानत मंजूर। सच्चाई की जीत, आम आदमी पार्टी का रद्दमल।
नीरज ने एक बार फिर बनाई तारीख, मुल्क में जश्न का माहौल। वज़ीर-ए-आज़म ने भी फ़ोन करके दी मुबारकबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।